हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, और मज़ा भी आया होगा। तो यदि आप लोगों को मज़ा आया होगा तो इस वीडियो को भी अधिक से अधिक यानी कि देखना शुरू कीजिएगा, तो अंत तक देखिएगा ताकि अच्छे से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए और आप अपनी भाषा में एग्जाम में सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रश्नों पर आते हैं, ठीक। उसमें कोशिश किए थे पिछले वीडियो में कि अच्छे तरीके से समझा पाए, और ये सारा सीरीज जो है जितना भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव सबको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रश्न है पहला, अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए और सबको थोड़ा बहुत लाभ हो जाए और वो लोग अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाए। तो यहाँ चलते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था ये क्या होता है? एक ढांचा होता है, एक बनावट होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? ढांचा या अर्थ बनावट होता है जिसमें दो तीन चीजें होती है। क्या होती है भैया? तो एक बोला जाता है, मेरी भाषा में समझ जाओ तो सिंपल सा है, क्या? तो इनकम, आय, दूसरा व्यय, तीसरा बचत। अर्थव्यवस्था में तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं ना, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? आय, व्यय और बचत। आय यानी इनकम जो कमाते हैं, व्यय यानी कि खर्च, बचत हो गया है ना। इन तीनों चीजों को जब व्यवस्थित किया जाए तो वही क्या कहलाता है सर? अर्थव्यवस्था कहलाता है ना। तो इसको यदि तुम अपने भाषा में लिख दो तो जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है काम करता है तो क्या होता है, यदि हम जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो पैसा कमाते भी है, फिर उसका उस पैसे से क्या होता है, कुछ खर्च भी हो जाता है, कुछ बचा के भी रखते हैं। तो ये जो अर्थ यानी कि पैसों का जो इधर उधर होता है ना, यानी कि आय यानी कमाना, खर्च करना और बचत करना, ये तीनों चीज एक साथ क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाता है ना। तो यही चीजें होती है। और इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से काम आ जाते हैं? कृषि। सर कृषि कैसे आता है, उदाहरण में बता दीजिए। तो कृषि में फसल लगाते हैं, फसल लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें पहले खर्च करते हैं, बीज में खर्च करते हैं, खाद पानी में खर्च करते हैं, उसके बाद फसल कटती है तो उससे हमें इनकम प्राप्त होता है। कुछ पैसे बचा कर रख लेते हैं, कुछ पैसे खर्च कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ, यही हमारी क्या है? अर्थव्यवस्था है। समझ में आ गया? यह एक प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक प्रक्रिया है, यह एक सिस्टम है जिसमें कि हम लोग इनकम, खर्च और बचत तीनों काम करते हैं। उदाहरण के लिए बता देंगे, जैसे कि सर खेती गृहस्थी, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना। उसके बाद इतना ही नहीं, बीमा हो गया, परिवहन संचार हो गया। इन सब चीजों को हम लोग किसमें रखेंगे? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या हो गया, जब बाजार जाते हैं कॉपी खरीदने के लिए तो क्या करते हैं? कॉपी खरीदते हैं हम कितने में? 10 रुपया में, ठीक है। आकर के दुकान यदि खोले हुए, दुकान वाला है, तुम दुकानदार हो तो क्या करो? कॉपी खरीद के लाते हो 10 रुपया में, 15 रुपया में दुकान में बेच लेते हो। क्या हो जाता है? तुमको खर्च भी किए पहले, फिर जो है उसको बेचे, यानी कि मतलब क्या हुआ? कमाए कितना? 5 रुपया कमाए कि नहीं कमाए? तो 5 रुपया बचत भी हो गया। तो कुछ मिला करके यही चीज है। तो अर्थव्यवस्था हम लोग समझ गए, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक क्रिया है जिसमें क्या होता है? आय, व्यय और बचत होता है, ठीक है। तो इसको अपने भाषा में लिख देना, ठीक। और इसी के मदद से, अर्थव्यवस्था की ही मदद से क्या होता है? हम लोगों का जीवन चलता है। लिखोगे कैसे भैया? अर्थव्यवस्था हेडिंग दोगे, उसमें लिख दोगे सर अर्थव्यवस्था जो होता है जिसमें आय, व्यय यानी कि इनकम कमाना और उसके बाद खर्च करना, उसके बाद फिर बचत करना, इन तीनों का एक क्या है? प्रक्रिया है। वही चीज हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे में दे देंगे क्या कि दूसरा पॉइंट में कि कृषि उद्योग हो गया सर, ठीक है। इतना ही नहीं, कोई आदमी जॉब करता है तो नौकरी पेशा वाले लोग हो गए, ठीक है। कोई भी काम दे देना जिससे में तुमको दोनों चीज हो, खर्च भी कर रहे हो, कमा भी रहे हो और बचत भी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें है ना। अब देखो मौद्रिक प्रणाली क्या होता है? मौद्रिक प्रणाली की बात करें तो मौद्रिक में देखो इसी वर्ड में अर्थ छिपा हुआ है। मौद्रिक मतलब मुद्रा, है ना, मुद्रा से रिलेटेड है। तो मौद्रिक प्रणाली क्या हो गया भैया कि देख लो, शुरुआत में होता क्या था ना, मौद्रिक प्रणाली से पहले क्या था, जैसे कि हम 5 किलो गेहूं खरीदे, उसके बदले उसको 5 किलो चावल दे देते थे, है ना, या फिर उसके बदले 5 हाथ कपड़ा दे देते थे। कहने का मतलब सामान के बदले सामान दिया जाता था बहुत पुराने समय में। तो उसमें होता क्या था, यदि मान के चलो गेहूं का दाम ज्यादा होगा, कपड़ा का दाम कम होगा, तो जिसका कपड़ा होगा उसको फायदा हो जाएगा, जिसका गेहूं होगा उसको घाटा हो जाएगा। उस चीज को समाप्त करने के लिए एक यूनिट लाया गया, जैसे हम लोग बोले लंबाई को मापने के लिए मीटर लाया गया। उसी तरह से बाजार में जो वस्तु होगी उसके मूल्य को, है ना, मतलब वैल्यूएबल सामान करने के लिए क्या किया गया? मुद्रा प्रणाली लाई गई, ठीक है। जिसमें कि हम लोग क्या है, पैसे की बात करते हैं ना, सिक्का हो गया हमारा,
या फिर जो है रुपीज जो क्या कौन सा वाला होता है, कागज वाला होता है ना, कॉटन का बनता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा सर कि मौद्रिक प्रणाली का मतलब ये हो गया कि मुद्रा का एक ऐसा प्रणाली सर जिसमें कि हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं, किस चीज के बदले, किसी भी वस्तु के बदले, ठीक है ना। पहले वस्तु के बदले सामान दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाता है, वस्तु के बदले मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुद्रा हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक कॉटन का बनता है जिसको हम लोग रुपीज बोलते हैं, जो लगता है कागज की तरह, ठीक है ना। दूसरा किस चीज का बनता है, सिक्का हो गया है ना, तांबा का बनता है, ठीक है, ये वाला है, और स्टील वाला। तो ये दो चीजें हो गई, समझ में आ गया होगा। और इसी में क्या होती है, यही मुद्रा प्रणाली के कारण हम लोग कोई भी सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसके मदद से, मुद्रा की मदद से। समझ में आ गया होगा। एक कलम भी खरीदते हैं, उसके लिए 2 रुपया देना पड़ता है, तो वो जो 2 रुपया है वो क्या है, हमारे लिए मुद्रा है ना। जब मुद्रा नहीं चलता तो हो सकता था कलम के बदले हमको 1 गिलास चावल देना पड़ता, चावल के बदले भी चावल का मूल्य लगा दिया जाता है, तो ऐसा कुछ। तो मौद्रिक प्रणाली समझ में आ गया। तो हेडिंग लिखेंगे मौद्रिक प्रणाली, इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे भैया, किसी वस्तु के बदले यदि हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी एक यूनिट का, एक बेसिक यूनिट जो सरकार बनाई है मुद्रा के रूप में, उस चीज का प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। तीसरा पॉइंट के लिख दो सर, यह जो है किसी वस्तु को खरीदने या बेचने में मदद करता है। और चौथा पॉइंट क्या लगा दोगे सर, अलग अलग वस्तु का अलग अलग मौद्रिक प्रणाली में मूल्य होता है ना। जैसे एक पेंसिल है, उसका दाम 5 रुपया है, कोई और बढ़िया पेंसिल ले लोगे अच्छे क्वालिटी का तो 8 रुपया में मिलता है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि मुद्रा से हम आसानी से किसी भी वस्तु के मूल्य को तय कर लेते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हम लोग मुद्रा में लिख लेंगे। उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। उदारीकरण, उदार भावना, अर्थ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना, अपने दिमाग से काम लेना, ठीक है। उदारीकरण का मतलब क्या हो गया कि देखो होता क्या है, कुछ नियम बहुत ही कठिन होते हैं और कुछ नियम बहुत ही लचीलापन होता है ना। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ जो सरकार है, उसको क्या करना चाहिए, उदारीकरण वाली नीति अपनानी चाहिए। कहने का मतलब सबको मौका देना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं, पक्षपात नहीं होना चाहिए। उदारीकरण का मतलब हो गया नियमों में ढील देना, है ना। कौन कौन से नियम में, तो सर जैसे कि हम लोग जाते हैं लाइसेंस बनाने दुकान का, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, पैसा नहीं लगना चाहिए, घूस नहीं लगना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। नहीं तो अभी जाओगे कोई भी चीज का लाइसेंस लेने के लिए तो 10 जगह तुमको दौड़ाएगा, दौड़ते दौड़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, उदारीकरण वाला सिस्टम नहीं है, जिसमें नागरिकों को सुविधा हो, है ना। या फिर जो लोग बिजनेस लगाना चाहते हैं, जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, उन लोगों को आसानी से काम हो जाए उन लोगों का, तो वो चीज क्या कहलाएगा, उदारीकरण। तो सर लिखेंगे क्या, सबसे पहली बात क्या है कि एक हेडिंग में उदारीकरण, उदारीकरण कहा जाता है किनको, तो उदारीकरण में सर हो गया सरकार के द्वारा किसी भी नियमों को आसान बनाना, है ना। सरकार के द्वारा किसी भी नियमों को क्या बनाना, आसान बनाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। आसान बनाने का मतलब किसी भी चीज को हम लोग आसानी से क्या कर सके, उस चीज को कंप्लीट कर सके, पूरा कर सके, वही हो गया उदारीकरण। और ये उदारीकरण वाला उदाहरण में दे देना सर, जैसे किस चीज के लिए, तो कोई कंपनी, बाहरी कंपनी, अमेरिका की कंपनी हो, भारत में उद्योग खोलना चाहता है, अब उसको लाइसेंस बनाने में थाना दौड़ना पड़ रहा है, जिला में डीएम के पास दौड़ना पड़ रहा है, 10 जगह जाना पड़ रहा है। ये उदारीकरण नहीं हुआ ना, वो आदमी परेशान हो जाएगा, तो वो काम करना नहीं चाहेगा। इसके लिए वो क्या करेगा भैया, वो करेगा क्या, प्रॉब्लम हो जाएगा। सरकार यदि उदारीकरण की नीति अपनाएगी तो बेचारा ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, एक ही फॉर्म से उसका सारा काम हो जाता है, आसानी से वो भी फैक्ट्री खोल लेगा, कोई झंझट नहीं होगा। तो इन सब तरह की चीजें, जैसे उदाहरण में देना लाइसेंस बनाना, ठीक है, उसके बाद क्या, कौन सा चीज, उसके बाद फैक्ट्री लगाना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगा, उदारीकरण के अंतर्गत। कब, जब इसके नियमों में सुधार किया जाएगा। तो ये हो गया उदारीकरण की नीति। कब से उदारीकरण की नीति लाई गई, ठीक है ना, 1991 के बाद से। 1991 याद होगा, कौन सा, नई आर्थिक नीति, है ना। 1991 के बाद से भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई, उदारीकरण की नीति, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया में नई आर्थिक नीति आई थी। नई आर्थिक नीति का मतलब हो गया कैसे उद्योगों को बढ़ावा दे, अधिक से अधिक लोग काम करेंगे तो क्या होगा, अधिक से अधिक इनकम होगा। इसीलिए हमको कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, उदारीकरण का प्रोसेस, है ना। तुम्हारे घर में यदि 5 केबिन बना दो, 5 काउंटर दुकान का बना दो, है ना, 5 काउंटर में 2 में तुम करो, 3 काउंटर में भाड़ा पे लगा दो, तो उससे भी पैसा आ जाएगा। तो अकल से यदि काम लोगे तो बहुत सारा है बुद्धि पैसा कमाने का। तो कहने का मतलब यही हो गया, सरकार ने उदारीकरण की नीति लाई 1991 के बाद, 1991 के बाद, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ गया, आर्थिक नीति में, है ना, यानी सरकार अपनी नीतियों में छूट देना, वही हो गया उदारीकरण। लिख लोगे इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा,
बाह्य स्रोती को परिभाषित कीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, ठीक है। और एफडीआई का फुल फॉर्म मत ध्यान दो, ठीक है, याद भी नहीं रहेगा। एफडीआई बोलते हैं बाह्य स्रोती को। बाह्य स्रोती कौन हो गया? बाहर का आदमी आकर के यदि यहाँ काम करे तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य स्रोती। एक बंबई का आदमी आता है हमारे गांव में, एक बहुत बड़ा स्कूल खोल लेता है, कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेता है अपना पैसा खर्च करके, वो क्या हो गया? बाह्य स्रोती। लेकिन उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जमीन चाहिए, जमीन के लिए, और फिर स्कूल खोलने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस चाहिए। इन सब चीजों को वो यदि आसानी से प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए उदारीकरण की नीति। लेकिन अब बाह्य स्रोती समझ में आया क्या? बाह्य स्रोती हो गया अपने देश से बाहर की जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर के फैक्ट्री खोले तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य स्रोती कहलाएगा। सर उदाहरण के लिए बता दीजिए, कुछ दिन पहले जो है चाइना का 59 ऐप को बंद किया गया था, है ना। एक 59 ऐप, उसमें से एक था लूडो खेलने वाला था, उसके बाद जो था टिकटॉक को बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, सारे चाइनीज ऐप थे, है ना। और इसमें क्या था ना, सरकार एक शर्त लगाई। अब देखो जितना भी चाइनीज मोबाइल आता है, कोई भी मोबाइल आता है, सर भारत सरकार ने एक ही नियम लगाया कि भैया आपको यदि मोबाइल हमारे देश में बेचना है तो आप हमारे देश में फैक्ट्री बनाइए, आप यहाँ पर मोबाइल बनाइए और यहाँ पर तब बेचिए। इससे क्या फायदा होगा भैया? हमको थोड़ा सा कम रेट में मोबाइल मिल जाएगा, है ना, टैक्स नहीं लगेगा। वो बेचारा यदि हमारे देश में फैक्ट्री खोलेगा तो उसको बाहर से हमारे देश में आना पड़ेगा, है ना। दूसरा देश का आदमी है, ठीक है, मोबाइल मेरा गड़बड़ हो गया, वो कहेगा हम नहीं ठीक करेंगे। और भारत में जब फैक्ट्री बना लेगा, यदि वो गलती करेगा तो क्या करेगा? भाग नहीं पाएगा ना, उसका बहुत करोड़ों अरबों खरबों लगेगा कंपनी में। तो बाह्य स्रोती किसको बोलेंगे? बाहरी कंपनी, है ना। बाहरी कंपनी जब भारत में आकर के अपनी कंपनी खोल दे तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य स्रोती कहलाएगा, ठीक है ना। बाहरी लोगों का कंपनी है। जैसे उदाहरण के लिए सर बता दीजिए, गूगल का ऑफिस हैदराबाद में खुला है, मुंबई में खुला है, तो अलग अलग जगह पर खुल रहा है, तो गूगल भी हो गया बाह्य स्रोती। और बताइए सर, तो ये चाइनीज कंपनी देख लो, रियलमी, एमआई, रेडमी, इन सब चीजों का भी पहले डब्बा पे लिखा आता था मेड इन चाइना, यानी चीन में बनता है। अब लिखा आता है मेड इन इंडिया, यानी इंडिया में प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो बाह्य स्रोती समझ में आ गया होगा। विदेशी कंपनी, दूसरे देश की कंपनी जब भारत में आकर के काम करती है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दो फायदे होंगे, है ना। दूसरे देश की कंपनी जब हमारे देश में आएंगे और काम करेंगे तो यहाँ के लोगों को ही वह काम में लगाएगा, है ना। वहाँ लाख लाख जो वर्कर होगा, मजदूर होगा, वह दूसरे देश से नहीं लाएगा। यदि चीन में काम होता होगा, वहाँ फैक्ट्री होगा तो वहाँ का लोग को काम मिलेगा। लेकिन बाह्य स्रोती जिसको भी हमारे देश में तो बेचना होगा सामान ना। क्यों बेचना है? सब चाहता है कि हम यहाँ बेचे, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पूरे विश्व में दूसरा नंबर है संख्या। जानता है जब मार्केट में आदमी रहेगा तो सामान तो लेवे करेगा। अब भारत में जब फैक्ट्री खोलेगा तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, तो बहुत सारा रोजगार हो जाएगा, तो ये भी फायदा है। तो बाह्य स्रोती हेडिंग देना, पहला पॉइंट लिखना सर, बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी जो भारत में आकर के काम करेगी वह क्या कहलाएगा? भारतीय बाह्य स्रोती कहलाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट में ये दे देंगे सर, बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी जब भारत में आकर के काम करेगी तो उसमें भारत के लोगों को काम मिलेगा, है ना। तीसरा चीज ये मिलेगा कि जो है कि बाह्य स्रोती कंपनी यदि भारत में आकर के काम करे तो उस कंडीशन में सामान थोड़ा सा सस्ता में मिलेगा, है ना, क्योंकि सरकार थोड़ा कम टैक्स लगाएगी, जितना पहले लगाती थी। पहले क्या होता था, दूसरे देश से सामान आता था तो सेल टैक्स लगाया जाता था, सेंस लगाया जाता था बॉर्डर पे एंट्री करने में ही सामान में, तो वहां और महंगा हो जाता था, ठीक है। बाह्य स्रोती आसानी से लिख दोगे, समझ में आ गया होगा, वर्ड से ही आंसर पता चल जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है? सहकारिता का मतलब होता है, सर क्वेश्चन से तो अर्थ समझ में आ रहा है, सहकारिता यानी सहयोग करना, है ना, मिलजुल कर काम करना, है ना। सहकारिता क्या हो गया? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब स्वेच्छा पूर्वक अपने इच्छा के अनुसार मिलकर के काम करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। तो कहोगे सर पार्टनरशिप में जो काम करते हैं, तो हाँ सही बात है ना, जब मिलजुल करके आपस में काम करें तो उसे कहा जाता है सहकारिता। तो ये कहानी खत्म हो गया। सहकारिता में तीन महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं भैया? एक होता है स्वैच्छिक, और एक होता है प्रबंधन संचालन के द्वारा, एक होता है आर्थिक उद्देश्यों के द्वारा। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं हम ना, कहने का मतलब समझ गए। सहकारिता किसे कहते हैं सर? सिंपल सा बात है, सहकारिता यानी मिलजुल कर काम करना। पहला पॉइंट क्या हो गया? मिलजुल कर काम करना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एक दूसरे के सहयोग से काम करने से क्या होगा? आर्थिक सहयोग होगा, या फिर आगे बढ़ेंगे, इनकम होगा, इनकम बढ़ेगा, ये सब चीजें लिख सकते हो, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या दोगे? उदाहरण सिंपल सा उदाहरण दे देना, जैसे में
कोई स्कूल खोलते हैं पार्टनरशिप पर, है ना, तो इस तरह से मैं एग्जांपल दे। दूसरा एग्जांपल क्या दोगे, सिंपल सा बात है, एक दसगर्दा का जो है अथी खरीद लिए, बर्तन खरीद लिए, टेंट खरीद लिए, 10 आदमी मिल करके, समाज का आदमी मिल करके, तो वह भी क्या हुआ, मिलजुल करके काम किए ताकि सब लोगों का बचत हो जाए। तो सहकारिता समझ में आ गया। अब कह रहा है सहकारिता के बारे में और कुछ बताओ, तो इसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। कौन कौन सा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो सर कहने का मतलब सहकारिता को जो है हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन सा, पहला जब स्वैच्छिक रूप से सहयोग करते हैं ना, 2-3 आदमी यहाँ पर है, तीनों आदमी मिलकर के सोचते हैं कि स्कूल खोल दे, यहाँ पर क्या हो गया, स्वेच्छा से किया, तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ, नहीं इच्छा है तो मत आओ, तो ये कंडीशन हो गया सहकारिता का पहला तत्व। दूसरा क्या हो गया भैया, दूसरा हो गया प्रबंधन या संचालन के द्वारा। ये कैसे समझेंगे सर, तो देखो गाँव में समूह चलता है, स्वयं सहायता समूह वाला, उसमें क्या होता है, एक ग्रुप में 5 महिलाएं 10 महिलाएं होती है, वह एक सिस्टम है ना, उसमें हम लोग लोन लेते हैं, कोई ब्याज जोड़ने वाला होता है, कोई जो है उसमें से कौन होता है भैया, कोषाध्यक्ष होता है, कोई अध्यक्ष होता है, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। वह एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के द्वारा हम उस समूह में जुड़े हुए हैं और सहयोग करते हैं और सबको इनकम हो, इसके लिए वो संस्था काम करती है, लोग बिजनेस करें, लोग आगे बढ़े। तो दूसरा चीज तो हो गया सर ये सरकारी, जैसे कि सरकार के सहयोग से हो रहा है। पहला हो गया अपने मन मर्जी से यदि कोई काम करे सहयोग के साथ, सबका पर्पस एक ही है, आगे बढ़ना, इनकम को बढ़ाना, ठीक है। तीसरा क्या है भैया, तीसरा है नैतिक और सामाजिक तत्व में। नैतिक सामाजिक तत्व में उदाहरण बताए, शादी विवाह का मैटर है, क्या होता है, सहयोग करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। किसी बेटी का शादी है, उसके बेटी में चलो हम भी मदद कर देते, थोड़ा सा आंगन में रहेंगे, भोज होगा, देखेंगे कौन खाया कौन नहीं खाया, कोई कहता है चलो देखते खाना बना बढ़िया से बना रहे हैं, समाज का 10 आदमी बैठ करके सहयोग करता है बिना पैसे का। तो जरूरी नहीं है कि उसमें पैसा हो, सहकारिता का मतलब हो गया एक दूसरे का सहयोग करना। 3 भाग में बांट दिए, पहला स्वेच्छा के अनुसार, एक अपना लाभ देखने के लिए, तुमको भी लाभ चाहिए, हमको भी लाभ चाहिए, तुम्हें भी लाभ चाहिए। दूसरा क्या हो गया सर, जिसमें सरकार भी मदद करे या फिर कोई एक ऐसा संस्था हो जैसे कि समूह, वो वाला याद हो गया। तीसरा वाला पॉइंट क्या हो गया सर, तो सिंपल सा बात है, शादी विवाह समाज से रिलेटेड, सामाजिक नैतिक हो जाता है, एक धर्म होता है, बेटी का शादी है, चलो नहीं हो खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बाराती का मान स्वागत अच्छे से हो जाए, तो वो सब चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यदि बात करें आर्थिक विकास की, तो सिंपल सा बात है, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कि क्या हो, आर्थिक विकास, यानी सिंपल सा है क्या भैया कि कल तुम्हारा इनकम 5 रुपया था, आज 100 रुपया है। कहने का मतलब समय के साथ धीरे धीरे यदि तुम्हारे इनकम में, तुम्हारे आय में बढ़ोतरी हो जाए तो वही क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। तो सर यदि हम एक उदाहरण अपने बारे में दे दिए कि सर मेरा आज इनकम क्या है, 100 रुपया है, कल हो जाएगा 500 रुपया, तो ये क्या हुआ, मेरा आर्थिक विकास हुआ। उसी तरह से देश के साथ भी है ना, जो देश कल तक यानी 100 मिलियन कमा रहा होगा, आज वह 500 मिलियन कमा रहा है, तो देश का आर्थिक विकास हुआ, है ना। कल ये कम शिक्षित था, आज अधिक लोग शिक्षित हो रहे, कल कम लोगों को जॉब मिला था, आज अधिक लोगों को जॉब मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि उसके आय में वृद्धि हो जाए, किसी भी देश के आय में एक लंबे समय के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा, है ना। और आर्थिक विकास होगा तो देश का विकास हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यही चीज है, इसी प्रक्रिया को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। अब भाई क्या आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं, क्या क्या चीज आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है भैया। आर्थिक विकास किसे कहते हैं, तो आर्थिक विकास में तुम्हारा होना चाहिए, विकास और वृद्धि में 2 अंतर होते हैं, सिंपल सा है, जैसा कि कहा जाता है। अब देख लो, सिंपल सा है, आर्थिक विकास विकासशील देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है और आर्थिक वृद्धि विकसित देशों से। हाँ, तो अब ये क्लियर हो गया। देखो पहला प्रश्न तो समझ में आ गया कि सर इनकम में बढ़ोतरी हो जाए समय के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। अब प्रश्न ये रहा, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है ना। वृद्धि और विकास में, एक तो था होम साइंस में वृद्धि का मतलब क्या होता है, वजन में वृद्धि हो जाए, मोटी हो जाओ तुम पतली से, तो वो क्या हो गया, वृद्धि हो गया। विकास बुद्धि बढ़ जाए, आज पूछे जाते पापा को कि चाय पीना है, कल पूछेंगे कि पापा खाना खाइएगा बिना मन का, तो वो क्या हो जाएगा, बुद्धि में विकास हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो है आर्थिक विकास है, आर्थिक वृद्धि है, आसान सी भाषा में यदि समझने का प्रयास करो तो सिंपल सा बात है सर, जो आदमी विकसित नहीं हुआ है, जो आदमी डेवलप कर ही रहा है ना, यानी तुम पैसा कमा रहे हो 100 से 500 रुपया, लेकिन 500 रुपया होने के बावजूद भी तुम्हारी सारी
आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रहा हो, है ना। कहने का मतलब क्या, हम 500 तो कमा रहे हैं लेकिन हमारे घर में एक एसी रहता तो अच्छा रहता, मकान रहता तो अच्छा रहता। कहने का मतलब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो विकासशील है, विकास कर ही रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्थिक विकास बोलेंगे, जिसमें प्रोग्रेस हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एपी, प्रोग्रेशन, यानी कि उसमें क्या होता है, प्रोग्रेस हो ही रहा है ना, कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, कंटिन्यूअस टेंस समझ जाओ, सिंपल सा बात। आर्थिक विकास किसको बोलेंगे, इसमें कंटिन्यूटी काम हो रहा हो, वो क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास। लेकिन जब कोई देश विकास कर चुका है, जब कोई देश विकास कर चुका है तो वो क्या कहलाएगा, उसमें जब और पैसा कमाएगा, मान लो अमेरिका जैसा देश, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कमाए, ना के बराबर नगण्य है, उस कंडीशन में उस देश की जो इनकम बढ़ेगी वो क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि कहलाएगा। यानी हमारे घर में सारी सुविधा है, किसी चीज की कमी नहीं है और हमारा इनकम भी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक वृद्धि बोलेंगे, है ना। लेकिन कमी है, ये है, पैसा कमा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, कभी कुछ कमी कुछ ना कुछ होते जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आर्थिक विकास। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस को क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास। जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का सीखने का कब होता है, कब तक वह सीख सकता है, जब तक वह मरता नहीं, है ना। तो तुम सब दिन सीख सकते हो, यानी तुम कंटिन्यूअस टेंस हो, इसका मतलब तुम जो हो, तुम्हारा विकास होता ही रहता है। समझ में आ गया ना, तो आर्थिक विकास समझ में आ गया। ऐसा देश, ऐसा विकासशील देश, यानी जो विकास कर रहा है ना, वहां पर क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। लेकिन जो देश विकसित है वहां पर क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगा, यानी उसका इनकम यदि बढ़ेगा, उसके पास सारी सुविधाएं हैं और उसके इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि कहलाएगा। समझ में आ गया होगा थोड़ा आगे के लिए। आर्थिक विकास आकस्मिक होता है या फिर रुक रुक करके होता है ना, लेकिन आर्थिक वृद्धि क्या होता है, क्रमिक और दीर्घकाल होता है। सिंपल सी भाषा में समझ जाओ, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, तुम्हारे पास बहुत सारी कमियां हैं लेकिन पैसा कमा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो नुनू, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिंपल सा है, या तो कभी 500 रुपया कमा लिया, कभी 200 रुपया कमाए। कहने का मतलब कभी रुक रुक करके पैसा आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, लेकिन सारे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। ये चीजें होती है आर्थिक विकास में। लेकिन जो आर्थिक वृद्धि होता है, वृद्धि किसके पास होगा, जिसके पास सारे चीजों से संपन्न हो, जिसके पास कोई कमी नहीं हो। इसका मतलब उसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, उसका हर चीज अच्छा चलेगा, तो उसके पास इनकम हमेशा के लिए आएगा, है ना, कंटिन्यू रूप में आता है ना। तो ये चीजें तो कहने का मतलब समझ में आ गया। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बता चुके हैं। तीसरा चीज, आर्थिक विकास में उन्नति करना है, आर्थिक विकास करना हो तो जो आदमी के पास कमी है, जो आदमी के पास आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता वो पूरा का पूरा, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, उसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए, है ना। तुम जैसे बच्चे को यदि नहीं याद होता है तो सिंपल सा बात है, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, जब तक याद नहीं होता है तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, है ना, याद करके ही छोड़ना है। तो ये क्या हो गया, प्रबल इच्छा हो गया। लेकिन आर्थिक वृद्धि वाले को क्या करना चाहिए, उसके पास क्या होता है, उसके पास परंपरागत है ना। जैसे कि अब हमको देख लो, ठीक है ना, सिर्फ देखे कि हाँ क्वेश्चन क्या है, अब उसको देख के हम समझा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है समझ आ गया है कि उसको किस तरह से बताना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये परंपरागत हो गया मेरे लिए, है ना, कंटिन्यूअस। इसमें हमको ऐसा नहीं प्रबल इच्छा लाना होगा कि आज हम समझा पाएंगे अच्छे से, तब जाकर के समझा पा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ। तो आर्थिक विकास क्या कहलाया, इसमें तुमको इच्छा शक्ति की जरूरत है, तब जाकर के तुम आगे बढ़ सकते हो। ताकि तुम्हारा पिछला जनरेशन कुछ नहीं कर पाया तो तुम कुछ अच्छा करके दिखाओ। लेकिन आर्थिक वृद्धि वाले क्या करते हैं, उसमें परंपरागत गुण है। कहने का मतलब क्या हो गया, वह कंटिन्यू अपना काम करता है, उसको कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आया क्या, आर्थिक वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया, उत्पादकता में वृद्धि। जैसे अमेरिका देख लो, पूरे दुनिया को अपना सामान बेचता है, इंडिया को भी बेचता है, बहुत सारा सामान, ठीक है। वहां पर गेहूं होता है, मकई होता है, खूब होता है ना, जैसे चीन हो गया। तो ये सब चीजें वहां पर क्या हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रहा है। लेकिन न चीन नहीं, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, वो सब क्या है, विकसित देश है, विकासशील देश है। चाइना में बहुत सारे गरीब है, इंडिया में बहुत सारे गरीब है। तो ये चीजें, जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन आता है। जैसे हमारा क्लास देख लो, सिंपल सा, जब पिपरा आए थे सबसे पहले स्कूल वाले बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, एक काला वाला बोर्ड लाए, फिर उस पे चौक लेके पढ़ा रहे थे, अच्छे से मिटता नहीं था। फिर उस पे सनमाइका चिपका है, उसके बाद जो है मार्कर से लिखते थे, जो कि पानी वाला मार्कर था, मिटाना पड़ता था, पूरा हाथ लगता था। फिर परिवर्तन आया, टेस्ट लेते थे, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते थे, फिर प्रिंटिंग करके देना शुरू किया। फिर एक ऐसा मार्कर आया जो कि सूखा हुआ कपड़ा से मिट जाता था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तकनीक में परिवर्तन होता गया, है ना। यदि हमारे पास
पैसों की कमी नहीं रहती, हमारे पास तकनीकों की कमी नहीं रहती, तो हम डिजिटल बोर्ड ले आते, 3 लाख वाला लगवा देते हैं ना, एकदम डायरेक्ट पूरा क्लास में एकदम टेबल बेंच डेस्क चकाचक एकदम टाइल्स के साथ, तब बच्चा को एंट्री करवाते। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या संसाधन की कमी नहीं होती, तो वो उस समय जब इनकम मेरा होता तो वो क्या कहलाता? आर्थिक वृद्धि कहलाता। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? आर्थिक विकास के दौर से गुजर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसी व्यवस्था है, समझ में आ गया होगा यहाँ पर उदाहरण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास। अब बताओ, हम जो पढ़ा रहे थे, हम जो अभी पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आर्थिक विकास की आर्थिक वृद्धि। बताओ बताओ, आर्थिक विकास की आर्थिक वृद्धि अभी तक समझ में नहीं आया। मेरा हुआ आर्थिक विकास, है ना, आर्थिक वृद्धि नहीं हुआ। आर्थिक वृद्धि कब होता है? जब हमारे पास सब चीज परिपूर्ण होता है ना। तुम लोग आते, बाहर चप्पल खोलते, टाइल्स लगा रहता है, मेरे आंगन में भी, मेरे दरवाजे पर भी, हर जगह एकदम कोई भी चीज जो मर्जी से, है ना, एकदम सारा कंप्यूटर वाला सिस्टम रहता, गेट में बटन दबाता, स्क्रीन देते अंगूठा वाला, तब खुलता। तो जो इच्छा हो सारी चीज पूर्ण हो जाए, और उस समय जब मेरा इनकम हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आर्थिक वृद्धि। लेकिन जब हमारे पास कुछ ना कुछ कमी रह रहा है, टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे परिवर्तन ला रहे हैं। अब देखो, लाइव क्लास ले रहे हैं, एक समय लाइव क्लास नहीं लेते थे। उस समय दिमाग रहता तो क्लास में जितना चीज पढ़ाते थे सारा का रिकॉर्डिंग कर लेते हम, स्टैंड ला करके लगा देते कैमरा, है ना। तो कहने का मतलब सब समझ में आ गया। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो आर्थिक विकास, देखो थोड़ा समय लगता है लेकिन याद रहेगा, क्वेश्चन परीक्षा में भूलोगे नहीं, ठीक है। आर्थिक विकास सर ये हो गया जिसमें कि लोग क्या कर रहे हो? अपने इनकम में वृद्धि कर रहे हो। आर्थिक विकास समझ में आया था ना, अभी बताए थे कि समय के साथ यदि तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है तो वो कहलाया आर्थिक विकास। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताया सर। आर्थिक विकास जो होता है ना, विकसित देश में होता है, और आर्थिक वृद्धि कहाँ होता है? विकासशील देश। बेवकूफ हो गए तुम लोग, है ना। आर्थिक विकास होता है विकासशील देश में, आर्थिक वृद्धि होता है विकसित देश में। इसका मतलब सर, विकासशील देश में कमी रहता है, विकसित देश में कोई दिक्कत नहीं होता है। कहने का मतलब उसके पास सारी चीजें हैं। तो 2 चीजें अंतर हो गया। पहला अंतर क्या हो गया? आर्थिक विकास विकासशील देश में, आर्थिक वृद्धि विकसित देश में। आर्थिक विकास में क्या हो गया सर? इसमें ना आर्थिक विकास में रुक रुक के काम होता है, या तो अचानक पैसा आ जाएगा, या तो रुक रुक के धीरे धीरे फायदा होगा। लेकिन आर्थिक वृद्धि में क्या होता है? विकसित देश है, उसके पास सब टेक्नोलॉजी है, तो उसका पैसा आते रहता है कंटिन्यू, उसका इनकम होते रहता है लगातार, है ना। सोचो, अब अमेरिका जैसा देश पहले तेल लेता था सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से, अब अपना तेल खुद बनाता है, टेक्नोलॉजी ले आया। अब सोच लो कितना ब्रेनिस्ट है। तो ये चीजें हो गई, है ना। आर्थिक विकास, जो गरीब देश है, जो विकसित देश, विकासशील देश है, उसको इच्छा शक्ति चाहिए। यदि वो अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया तो उसका देश विकास नहीं करेगा। तो उसको इच्छा शक्ति की जरूरत है कि भैया हमको काम करना ही है हर हाल में। लेकिन जो आर्थिक वृद्धि वाला देश है, यानी विकसित देश है, उसका काम होते रहता है, उसको इच्छा शक्ति नहीं, उसका सारा सिस्टम बना हुआ है। और जैसे देखो ना, अमेरिका में गाय दूहने के लिए मशीन का प्रयोग करता है। सोचो, सारा सिस्टम से। खेती भी है, एक किसान का स्पेशल घर है, ट्रैक्टर रखने वाला, खेती गृहस्थी करने वाला, अपने से भी करता है, लेकिन सारा व्यवस्था है उसके पास, कोई कमी नहीं है। तो हम लोग समझ गए यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास कुछ ना कुछ कमी होगा और उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, और इनकम आता जाते रहता है आर्थिक वृद्धि वाले लोगों के पास। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। बहुत ही मजेदार है कहानी। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। सर आसान है, आपने 3 नदी का नाम बताया था, ठीक है। कौन कौन सा भैया? तो गंडक, कोसी और सोन नदी, ठीक है ना। फिर से एक बार नदी का नाम याद करवा देते हैं। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी गया। बीचों बीच का मतलब क्या हो गया? मध्य में, है ना। गंगा नदी गया हुआ है मध्य में। और अब देख लो बिहार का नक्शा, देखो कोई भी मैप, तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तर दिशा, दक्षिणी भाग को दक्षिण दिशा, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, यानी उत्तर वाले भाग में जो नदी है उसका नाम मैं बताने वाला हूँ, कान खोल करके सुन लेना, ठीक है। इधर उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 कौन सा नदी है बता दे? घाघरा नदी है, जिसको कहते हैं घाघरा। घाघरा लड़कियां भी पहनती है, तो घाघरा नदी है, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश में सरयू नदी बोलते हैं। और सरयू नदी किनारे ही अयोध्या बसा हुआ है ना। अयोध्या किसके कौन नदी किनारे? सरयू नदी किनारे। और उसी को बिहार में क्या कहा जाता है? सर घाघरा कहा जाता है। उसके बाद कौन? गंडक नदी। उसके बाद कौन? बूढ़ी गंडक। उसके बाद कौन? बागमती। और उसके बाद कौन भैया? सारे कोसी नदी आती है। कोसी नदी में 2 नदी आकर के मिल जाती है, कमला और बलान। कौन कौन सा नदी? कोसी नदी में कमला नदी और बलान नदी। और बागमती नदी भी कोसी में मिल जाती है, और कोसी डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है, समझ गया। तो कोसी नदी में 3 नदियां मिल जाती है आगे जाकर के। आगे उसके बाद महानंदा। कौन सा? महानंदा। तो सर ऊपर में कौन कौन सा देखे? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक,
बागमती, कोसी, कमला बलान और महानंदा, ये 4 5 6 नदी हो गया। थोड़ा सा ध्यान में रखना। नीचे चलते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर है ना निचली भाग में कौन कौन सी नदियां। पहला कौन है, कर्मनाशा, जिसमें स्नान करने पर सारे कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। तो चलो आगे बढ़ते, कर्मनाशा नदी, उसके बाद पुनपुन नदी, फिर सोन नदी है ना, पहले कर्मनाशा, फिर सोन, फिर पुनपुन, उसके बाद क्यूल नदी, उसके बाद कौन सा है, क्यूल को निरंजना नदी कहते हैं, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अजय नदी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कोई नदी नहीं है। तो इस तरह से नदियां हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न में क्या कहता है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। सर ये नदी घाटी परियोजना क्या होता है, जिसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना भी बोलते हैं, उसी नदी घाटी परियोजना को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। सर ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, जब नदियां बहती है और नदी पर हम लोग बांध बना लेते हैं और बांध बनाने के बाद उससे बिजली उत्पादन करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना कहते हैं सर, है ना। क्यों कहते हैं नदी घाटी परियोजना, क्यों कहते हैं इसको बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि इससे हमें अनेक फायदे होते हैं। एक तो बिजली भी बनाते हैं, उसके साथ साथ वहां से छोटी छोटी नहरें निकाल करके खेतों तक पहुंचा सकते हैं आसानी से, मछली पालन कर सकते हैं। इसके बाद वहां पर्यटन का भी काम होता है, बच्चों को स्कूल से ले जाया जाता है। तो ये सब कहानी है। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखे। हमने इसलिए बका इतना ज्यादा इसीलिए कि हो सकता है दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन में आ जाएगा तो तुम लोग को लिखना पड़ जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो वो लिखना पड़ जाएगा, है ना। यहाँ क्या लिखोगे, सर 3 नदी पे बांध बना हुआ है बिहार में। कौन कौन सा, गंडक नदी पे, कोसी नदी पे और सोन नदी पे। कौन कौन सा, गंडक, कोसी और सोन नदी। ठीक है, कहानी खत्म हो गया। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना लिख देना, गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, जो भी लिखना होगा अपनी मर्जी है। कोसी नदी घाटी परियोजना और सोन नदी घाटी परियोजना, एकदम 100% कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज आंसर में भी दिया हुआ है लग रहा है, और मैंने सारे बात बता दिए। तो देखो इसमें ऐसा नहीं शॉर्टकट मार देना, ठीक है ना, टीचर का दिमाग हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, इसलिए लिखना डायरेक्ट सबसे पहले नदी घाटी परियोजना हेडिंग में देना, या फिर ऑब्लिक दे देना, जिसको हम लोग बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं, ऑब्लिक दे करके लिखना बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सा चीज, बहुउद्देशीय परियोजना। परिभाषा में क्या लिखोगे, सर एक ऐसा परियोजना जिसका उपयोग हम लोग अनेक काम के लिए करते हो, है ना। उदाहरण के लिए तुम लोग को तो बहुत सारा आता है, लिख दोगे जैसे मैं लिख देना एकदम। उसके बाद तब लिखना क्या चीज, नदी घाटी परियोजना में उदाहरण में गंडक नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 कारण। कौन कौन से, भारतीय कृषि की। जैसा कि हम लोगों को कहा जाता है पूरे भारत में लगभग 65%, कितना परसेंट, 65% लोग, ठीक है ना, ये सब पूछने वाला है नहीं, लेकिन एक आइडिया ले लो दिमाग में, 65% लोग खेती करते हैं, है ना। कितने परसेंट, 65%। तो ये चीजें हो गई। और कृषि का योगदान लगभग 24% के आसपास है। किस चीज में, देश के अर्थव्यवस्था में, देश का कमाई में, देश के इनकम में किसका योगदान है भैया, कृषि का, है ना। तो कहने का मतलब हो गया सर, तो कृषि का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सोचो 3 रुपया सरकार एजुकेशन पे खर्च करती है, अब तो 7 रुपया कर दिया है इसको, 5 रुपया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यानी 100 रुपया में 5 रुपया सरकार जो है किस पे खर्च करती है, तो एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई पे। अब सोचो कृषि से हमको 24 रुपया आता है, तो सोचने वाली बात है, तो कृषि का योगदान बहुत है। लेकिन क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से खेतों से उत्पादन में क्या हो रहा है, लगातार गिरावट आ रहा है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि सिंपल सा बात है सर, भारत में प्राकृतिक रूप से जमीन या भूभाग के अलग अलग प्रकार हैं। कौन कौन सा, हिमालयन क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है सर, उसके बाद रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान तरफ, उसके बाद क्या है, निचला साइड जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, त्रिकोण भाग जो है भारत की नक्शा में, है ना। निचले साइड किनारा वाला जो जगह है, समुद्र के किनारे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। जो पठारी इलाका होता है, उसके बीच में कौन सा है भैया, पठारी इलाका है, पर्वतीय, यानी कि पुराना चट्टान जो होता है उसको पठार बोलते हैं। उसके बाद ऊपर में जहां बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये वाला कुछ थोड़ा बहुत भाग मैदानी क्षेत्र है। तो कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्र है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेती तो होती है। लेकिन सर नंबर 1 प्रॉब्लम, कृषि में निम्न उत्पादकता की कमी। कृषि में उत्पादकता क्यों घट रहा है, तो भैया हम लोग किसान हैं, और किसान क्या करते थे, एक समय था गोबर खाद से खेती करता था। सोचो अब क्या करता है, अलग अलग प्रकार का खाद डालता है, उर्वरक डालता है, केमिकल्स डालता है। उस कंडीशन में क्या होता है, क्यों डालता है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि फसल क्या चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए किसान को, है ना। क्यों चाहिए, आदमी तो हो गया है ज्यादा, है कि नहीं, जमीन है उतना ही, धरती तो उतना ही बड़ा है ना, जमीन जितना था उतना ही है। आदमी, एक आदमी कहता है हम 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2,
ठीक है। कोई कहता है हम 2 हमारे 8, कोई कहता है हम 2 हमारे 6। तो कहने का मतलब, कहना तो आसान है ना भैया, फसल तो आएगा उसी खेत से ना, जिस खेत में खेती करते थे उसी में जाके घर बांध लिए हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, पहला कारण यही है निम्न उत्पादकता का। तुमको अधिक भोजन चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, अधिक से अधिक खाद डालोगे खेत में, और खेत का मिट्टी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा केमिकल्स डालने से, नंबर 1। दूसरा चीज क्या, अब किसानों को उचित मूल्य न मिलना है ना। पिछले साल देख लो, उदाहरण के रूप में सब किसान सोचा कि इससे पिछले साल 2100 रुपया 2200 रुपया कुंटल जो बिका था मकई, खूब लगाया मकई है ना, ऊपर से आ गया कोरोना और ऊपर से सारा मकई का भी नुकसान हुआ, ऊपर से मकई का दाम हो गया 900 रुपया कुंटल। तो किसान को क्या हो गया, उचित मूल्य नहीं मिला, जितना लगाया उससे कम लगा है ना। कहने का मतलब हम भी खर्च किए थे 18 से 19,000 रुपया, मिला कितना, 9700 रुपया। तो भारतीय किसान के निम्न उत्पादकता का 2 कारण हो गया। पहला कारण सर हो गया हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 6 वाला कंडीशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। दूसरा कंडीशन क्या हो गया सर, कि सर यही हुआ, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है किसान को। किसान मेहनत करता है खेतों में, और इतना मेहनत करता है कि पूछो भी मत, वह सिर्फ मजदूरी जोड़ता है, वह सिर्फ खाद का दाम जोड़ता है, वह सिर्फ दवाई का दाम जोड़ता है, खुद जितना मेहनत करता है धूप में, पानी में, वर्षा में, उन चीजों को नहीं जोड़ता है। तो समझ गए कि क्यों उत्पादकता घट रहा है ना, निम्न उत्पादकता, यानी उत्पादकता में कमी आ रहा है। निम्न उत्पादकता का मतलब क्या हो गया, सही फसल ना मिलना है ना, या फिर उसका उचित मूल्य ना मिलना, या सही क्वालिटी का भोजन ना मिलना। तब देखो आजकल के छोटे बच्चे, जब देखो 2 दिन में बुखार ही लग जाता है, हॉस्पिटल चले जाते हैं, तुरंत डॉक्टर डॉक्टर करते रहते हैं। तो ये सब चीजें, अब आंसर लिख दोगे ना, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 कारण, सिंपल सा बात, जनसंख्या वृद्धि, दूसरा उचित मूल्य ना मिलना। और तुमको यदि इच्छा हो तो डिटेल्स में आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, तुमको खुला छूट दिए है। पॉइंट 2 पूछ रहा है, तुम 4 पॉइंट लिखो। कहानी समझ में आ गया होगा, बनाने तो आता ही होगा, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। आते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन तो दुनिया में कोई नहीं देखा हुआ है ना। संसाधन किसे कहते हैं सर, जिस चीज का उपयोग हम करते हैं वो संसाधन कहलाता है। जैसे सामने में कूलर है, सामने में जो है एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भी यूज करते हैं, इसको होमवर्क देते हैं, ये याद करके आती है तो इसका यूज हो गया है कि नहीं। तो कहने का मतलब संसाधन किसे कहते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। संसाधन को सर 2 प्रकार से बांट देते हैं, एकदम दिमाग लगाना, किताब में देखा होगा, उस दिन भी लेक्चर बना रहे थे, संसाधन लिखना, एरो देकर के, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, इस तरह से एक डिजाइन बना देना, ताकि पूछा तो है संसाधन, हम उसका टाइप भी बता दिया स्ट्रक्चर में, जितना आता है उतना ही, जरूरी नहीं है कि पूरा, हाँ ठीक है ना। तो ताकि क्या करे, टीचर देखे बच्चा में तो कुछ टैलेंट है ना, तो ग्राफिकल मेथड से बनाना, जैसे ग्राफ बनाता है ना उसी तरह से, कि संसाधन लिखना, उसको गोला लगाना, एरो लगाना, 2 प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक में भी 2 प्रकार कर देना, जैव और अजैव, इस तरह से बांटते जाना एक डिजाइन, जहां तक याद रहे, जरूरी नहीं पूरा, क्योंकि पूछ रहा है संसाधन, तो संसाधन का परिभाषा दिए, संसाधन का उदाहरण दिए, और एक डिजाइन तैयार कर दिए। 3 पॉइंट हो गया मेरा। टीचर देखेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा, है ना। नहीं तो वो कुत्तों का पिक्चर बना करके उसका नाम लिख देगा, सर ये संसाधन है क्योंकि ये हमारे घर का रखवाली करता है, तो उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो एक शिक्षक भी संसाधन हो गया ना, क्योंकि शिक्षक का भी तुम लोग उपयोग करता है, उससे तुम लोग सीखता है। 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। सतत विकास, सिंपल सा बात है सर, विकास का एक ऐसा प्रक्रिया जो कि अगले पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाए तो क्या कहलाएगा, सतत विकास कहलाएगा। तो हेडिंग देंगे सतत विकास, लिखेंगे पहला पॉइंट, अगले पीढ़ी को ध्यान में रख कर यदि विकास करें तो वह क्या कहलाएगा, सतत विकास कहलाएगा सर। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सर ऐसा विकास जिसमें हमको भी फायदा हो और अगला पीढ़ी के लिए कुछ बचा करके भी रखे। बात बनाना है तुमको, पॉइंट ज्यादा बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर नंबर देगा, ठीक है, साफ सुथरा लिखोगे। तो नंबर 3 पॉइंट में क्या लिख देना, जैसे कि उदाहरण देख लीजिए सर, पेट्रोलियम है, सीमित संसाधन है, खत्म हो जाएगा तो हमारा अगला पीढ़ी तो उससे अनजान बन जाएगा, वह देखेगा भी नहीं। हो सकता है यहाँ पर लाखों लाख करोड़ों खरबों गाड़ी जैसे पड़ा रहे क्योंकि पेट्रोल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत बचा बचा के यूज करेंगे ताकि अगले पीढ़ी को भी इनकी जानकारी हो जाए, वह भी इनसे अवगत हो जाए। तो कहानी लिख सकते हो, ठीक है। सतत विकास लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अगले पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास करना और शॉर्टकट मत मारना एकदम, क्योंकि टीचर बहुत होशियार होता है, तो उससे होशियार हमारे बच्चे हैं जितने भी स्टूडेंट हो मेरे, ठीक है। तो कहने का मतलब अगला प्रश्न, वायु परिवहन के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसमें तो वायु परिवहन हेडिंग देना एकदम, वायु परिवहन, ठीक है। इच्छा हो तो एरोप्लेन भी बना देना, ठीक है, एरोप्लेन, और एरो दिखा देना ऐसे उड़ाते हुए। यहाँ पर इंग्लैंड, इंग्लैंड से सीधे इंडिया जा रहे हैं। तो इस तरह से अपना लॉजिक है, देखो वायु परिवहन, ठीक।
धरती नीचे बना देना गोल सा, और उसका गोल सा धरती बनाना, ठीक है। उसके बाद इधर एरो दिखाना, ऊपर से प्लेन बना के एरो दिखा देना, इंडिया इंग्लैंड, इसी तरह से दूसरे देश को लिख देना, एरो दिखा करके बता देना। समझ में आ गया? तो एक लाइन खींच करके एक कंडीशन तो ये हो गया। नंबर 2 पहला पॉइंट लिखेंगे वायु परिवहन, हेडिंग क्या देंगे? वायु परिवहन की विशेषता। उससे पहले होशियार बन गए तो लिख देना वायु परिवहन किसे कहते हैं? सर ऐसा परिवहन, ऐसा संसाधन जो ऐसा मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला ऐसा संसाधन जो कि हवा के मार्ग से जाए, उसको तो वायु परिवहन कहते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सर वायु परिवहन की बात करें तो ये बहुत महंगा होता है सर, बहुत पैसा लगता है, तो महंगा हो गया, ठीक। तो ऐसा नहीं सिर्फ महंगा लिख देना, थोड़ा सा बना के लिख देना, महंगा परिवहन हो गया। दूसरा चीज क्या? सर जल्दी पहुंचाता है, फटाफट, यानी 2 मिनट में, तो जितना फास्ट उतना खतरनाक। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? सर समय का बचत करवाता है, तुरंत पहुंचा देता है एक जगह दूसरी जगह, तो दूसरा पॉइंट हो। तीसरा पॉइंट, जब जल्दी पहुंचाता है तो मरों में भी जल्दी हो सकता है, कहीं कोई चिड़िया टकरा गया तो जान का भी खतरा ज्यादा है, तो लिखेंगे वायु परिवहन की विशेषता में इसमें जान का भी खतरा है ना। तो ये सब चीजें वायु परिवहन की सुविधाएं है। वायु परिवहन से बिजनेस को भी आसानी हुआ है ना, बड़ी बड़ी महंगा महंगा कार सब एक देश से दूसरे देश वायु के द्वारा, वायुयान के द्वारा भी आ जाता है, मोटरसाइकिल आ जाता है, महंगा महंगा मोबाइल आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? वायु परिवहन जो है सुलभ संसाधन है ना, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हमें आरामदायक रूप से पहुंचा देता है, कोई झंझट नहीं है इसे उतना, है ना। समझ में आ गया? 2-3-4 पॉइंट हो गया ना। पहला वायु परिवहन में क्या हुआ? महंगा है बहुत ज्यादा। दूसरा क्या हो गया? जल्दी समय का बचत करवाता है। तीसरा क्या है? खतरनाक भी है। चौथा क्या हो गया भैया? इसमें बड़े लोग, बिजनेसमैन लोग, बड़े पैसे वाले लोग वहन कर सकते हैं, गरीब आदमी के लिए नहीं है, ये भी इसकी विशेषता बोल सकते हैं। गुण बताना है ना, गुण तो वो भी है। ये चीजें और क्या बताओगे वायु परिवहन में? हो गया, कहानी खत्म, मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमाणु शक्ति के किन खनिजों की आवश्यकता पड़ती है? इसमें तो लगता है एक तो था यूरेनियम और एक तो था प्लूटोनियम, ऐसा ही कुछ था, ठीक है, यूरेनियम प्लूटोनियम। एक बार हम नजर दौड़ा लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 समझ में आ गया होगा ना तुम लोग को, ठीक है ना। चलो हटो, वायु परिवहन अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। सिर्फ वायु परिवहन के बारे में पूछा, इसलिए हम लोग वायु परिवहन के बात करेंगे, ठीक है ना। और हाँ एक चीज और, वायु परिवहन में भूलना मत, दुर्गम स्थान में, पहाड़ पे जगह है भैया, पहाड़ पे कोई रहता है, मान चलो हिमाचल कुल्लू, कौन मनाली है, कौन कौन सा जगह ऊपर जाना है, वहां पर बस जाएगा, हो सकता है बस उलट जाए, उस कंडीशन में हम लोग एरोप्लेन से जाएंगे। तो यहाँ पर चले जाओ, कहाँ पर? लेह लद्दाख। और कहाँ चले जाओ? सियाचिन नाम सुना होगा, जहां पर सेना, हमारे सेना जब -50 डिग्री में रहता है, वहां पर भोजन पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहयोग लेते हैं और आसानी से हम लोग पहुंच जाते हैं। तो दुर्गम जगहों पर, कठिन जगहों पर भी आसानी से हम लोग पहुंच जाते हैं ना। यहाँ चारों बगल पानी है, बीच में जगह है, हो सकता है तो वहां पर जाने के लिए आसान कौन सा होगा? एरोप्लेन हो जाएगा, वहां से आराम से उतर जाएंगे। तो ये चीजें। अब परमाणु शक्ति के लिए बात करें तो हम लोगों ने देखा, देखो बहुत सारे हैं, इसको याद रख लेना। परमाणु शक्ति संयंत्र किस चीज के लिए उपयोग होता है? बिजली बनाने के लिए सर, है ना। परमाणु शक्ति संयंत्र किस चीज के लिए? बिजली बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए नहीं, ठीक है ना। परमाणु बम भी बनाता है, तो बिजली बनाने के लिए किन किन खनिजों की आवश्यकता होती है? तो सिंपल सा बात है, कौन कौन सा खनिज है? तो सर यूरेनियम तो पहले बता दिए थे, यूरेनियम के साथ 2-3 चीजें याद रखना। कौन कौन सा? ग्रेफाइट, पेंसिल में रहता है, याद रहेगा। यूरेनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, मोनोजाइट, एंटीमनी, वेनेडियम, एंथेमाई। कौन कौन सा हो गया? मोनोजाइट, यूरेनियम, ग्रेफाइट, याद हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। एंथेमाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, एंटीमनी याद रहेगा, एसेंटिन, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी। उसके बाद यूरेनियम तो याद रहेगा ही, पेंसिल वाला ग्रेफाइट याद रहेगा ही। 3 याद हो गया ना, कहानी खत्म हो गया। कहानी जो ही पूछ रहा था 3 बता दिए हम, है ना। एंथेमाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट, है ना। मोनोजाइट, यूरेनियम, ग्रेफाइट, एंटीमनी, इतना याद रख लो, चलेगा। आगे बढ़ते 27 नंबर, मृदा संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 4 अंक का प्रश्न है। मृदा संरक्षण पे जवाब भी उसका उसी तरह से तुम लोगों को देना है। मृदा संरक्षण, तो सबसे पहली बात है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो मिट्टी को जो है क्या करना चाहिए? मिट्टी को बचाना, है ना।
मिट्टी को बचाना, मिट्टी को प्रदूषण से बचाना, मिट्टी को हानिकारक पदार्थों से बचाना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है ना। जैसे आदमी का संरक्षण कैसे होगा? चोर डकैत डाकू से या दुश्मनों से बचाना, वही चीज हो गया ना। मिट्टी का दुश्मन कौन हो गया भैया? तो केमिकल्स वाला खाद हो गया मिट्टी का दुश्मन। और क्या हो गया मिट्टी का दुश्मन? तो और उसमें जो है हो सकता है ऐसा फसल लगा जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाए। कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं, तो ये सब चीजें, पशु चारण भी ज्यादा होगा तो ऊपरी मिट्टी बह जाता है। तो कहने का मतलब पशुओं से, कीटनाशक दवाइयों से, खनिज पदार्थ खाद से और वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होता है भैया? मिट्टी बर्बाद होता है। मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊ परत होती है वह बढ़ जाता है। तो यानी कहने का मतलब मिट्टी को नष्ट होने से बचाना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। तो हेडिंग दोगे मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? सर मिट्टी को नष्ट होने से बचाना, मिट्टी को खराब होने से बचाना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण और किस किस चीज से? सब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, पेड़ों को काटने से बचाना, ये भी हो गया मृदा संरक्षण में। क्यों पेड़ों को काटने से बचाना सर? क्योंकि यदि पेड़ को काट लेंगे तो मिट्टी को जड़ को पकड़े रहता है, पेड़ का जड़ मिट्टी को पेड़ का जड़ पकड़े हुए रहता है। और उस कंडीशन में यदि पेड़ों को काटने से बचाएंगे तो मिट्टी का ऊपरी परत नहीं देगा, नंबर 1 कारण। दूसरा कारण, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग, जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहे। क्यों? जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों को भोजन चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चाहिए, तो मिट्टी खेतों से चाहिए, उसके लिए वो खाद अधिक डालता है और खाद के कारण क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती है। तो दूसरा कारण क्या हो गया? खादों का प्रयोग। कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। आजकल ऐसे कीड़े आते हैं, धान में देख लो रंग बिरंगा कीड़ा था जिसको कि मारना मुश्किल होता था, तो दवाई देने के बावजूद भी नहीं मरता है। तो इन सब चीजों को के कारण क्या होना चाहिए? तो कहानी समझ में आ गया होगा तुमको। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मृदा संरक्षण में संक्षिप्त टिप्पणी में 5-6 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। पशुचारण से अधिक पशुचारण नहीं करवाना चाहिए, यानी खेतों में अधिक से अधिक पशुओं को नहीं चराना चाहिए, क्योंकि उसका जो खूर होता है पैर वाला वो मिट्टी को काटता है, और जब बारिश होगा तो ऊपर वाला मिट्टी बह जाएगा, उपजाऊ मिट्टी खत्म हो गया। तो ये तीसरा चौथा कारण भी हो गया। उसके बाद अत्यधिक खनन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहां पर कोयला का खदान है वहां पर क्या होता है? जब खनन किया जाता है, क्या किस चीज का? तो खनन का मतलब कोयला जब निकाला जाता है, बहुत सारे धूल कण उड़ते हैं और वह धूल कण मिट्टी पर पड़ते हैं। उस धूल कण में तो कुछ होता नहीं है, वो मिट्टी को और खराब कर देता है। तो समझ में आया 4-5 पॉइंट सर। पहला, वनों की कटाई पर रोक लगना चाहिए। दूसरा सर, पशुचारण नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक पशुओं को चराने से रोकना चाहिए। उसके बाद उर्वरक यानी खाद का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। चौथा सर, कीटनाशक का प्रयोग अत्यधिक होता है, उस पर रोक लगना चाहिए। पांचवा, खनन कार्यों के लिए क्या करना चाहिए? खनन कार्यों के लिए एक ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि उसके धूल कणों का प्रभाव जो है किस पर ना पड़े? खेतों पर ना पड़े। ध्यान इधर देना चाहिए, ठीक है। इतना ही नहीं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? जब खेत से फसल ही नहीं होगा, जब हमारा मिट्टी ही खराब हो जाएगा, तो हमको अनाज कहाँ से मिलेगा, है ना। जब अनाज नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो मरोगे, है ना। अनाज नहीं मिलेगा तो मरना तय है। और इसीलिए भी, और दूसरा कारण, भूमिगत जल भी खा, कीटनाशक दवाई से क्या फायदा? घाटा हो जाएगा। देखो मृदा संरक्षण तो कर ही रहे, लेकिन कीटनाशक दवाई के कारण क्या होता है? जब बारिश होता है, पानी में दवाई छींटते हैं कीड़ा मारने वाला, वो क्या होता है? मिट्टी अवशोषित करता है पानी को, और वहां कहाँ चला जाता है? नीचे। इसको भूमिगत जल पढ़े हुए 6th-7th क्लास में। तो भूमिगत जल भी खराब हो जाएगा। और हम लोग चापाकल जल चलाते हैं तो बड़े शान से पीते हैं, भैया स्वच्छ जल है, एकदम पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी हमें हानि पहुंचाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार की महत्ता। तो इसमें हम डायरेक्ट अपने विचारों को रखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता। तो हेडिंग दे देंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार की महत्ता। नंबर 1 पॉइंट, परिवहन की महत्ता इसलिए बहुत है क्योंकि पहला बात, कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो परिवहन नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट सर ये हो गया कि सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एक दुकानदार होता है गांव में, दुकान चलाता है, वह होलसेल वाले से सामान खरीद करके लाता है, समय पे उसके घर में पहुंच जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें संचार भी मदद करता है। एक टेलीफोन घुमाए, भैया तुम जो है ना हमको एक ट्रक जो है खाद भेज दो, तो वो क्या करता है? वहां से खाद पहुंचा देता है दुकान पर, तो आसानी से मेरा सामान आ जाता है। ब्रेड वाला इसके यहाँ ब्रेड पहुंचाने आ जाता है दुकान में, तो वो भी आसानी से आ गया। क्यों? संचार का सुविधा है। फोन घुमाए, तुरंत आ गया पहुंचाने के लिए। तो
ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो देश के आर्थिक तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह गया। दूसरा चीज, समाज में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए भी परिवहन और संचार का साधन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक आदमी बीमार पड़ जाता है, यदि परिवहन का साधन ना हो तो उसको यहाँ से लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाने में देर हो जाएगा और वो आदमी मर जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया ना, तो उससे भी तो अर्थव्यवस्था चलता है ना। क्योंकि देखो, लोगों का जीवित रहना भी उतना ही जरूरत है। यदि वह काम करेगा तो पैसा कमाएगा तो उससे सरकार को भी इनकम होगी, पैसा का आदान प्रदान होते रहता है। तो दूसरा पॉइंट ये भी हो गया, है ना। और तीसरा, संचार का साधन कैसे, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पास यदि मोबाइल है तो तुरंत घर फोन करेगा, तो यहाँ से हम लोग तुरंत उसको बचाने जा सकते हैं। इस तरह से उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। अगला बात करें, इतना ही नहीं, देखो सेना पाकिस्तान हमला कर दिया, ठीक है, संचार का साधन है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, तब ना उसमें तुरंत हमारे पास खबर आ जाता है, तुरंत यहाँ से ऑर्डर दे देते हैं तुरंत कि हमला करो या कुछ भी करो। तो यहाँ पर क्या हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार के महत्ता में एक पॉइंट। और कभी जो है प्याज खत्म हो गया था इंडिया में, तो चाइना से मंगाया गया था 1000 टन प्याज। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हमारे पास जल संसाधन था, है ना, जल संसाधन यानी नाव के द्वारा भारत ले आए तो सस्ता पड़ा प्याज, है ना। लेकिन वही यदि एरोप्लेन से लाते तो एरोप्लेन तो महंगा है, तो उसमें हमको ज्यादा खर्च पड़ जाता, 1 रुपया का प्याज 5 रुपया में मिलता। तो इसमें एक चीज और देखें सर, अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार के कारण मूल्य में भी वृद्धि या कमी होती है कि नहीं। यदि हम लोग बस से यहाँ से पूर्णिया जाते हैं, कितना लेता है, 50 या 60 रुपया लेता है, ठीक है। यदि ट्रेन से जाएंगे तो 30 रुपया लेता है, पता नहीं कम लेता है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, देखो साधन परिवहन में क्या हो गया, पैसों का भी अंतर हो गया, है ना। यदि जल परिवहन से जाओगे तो और कम रुपया लगेगा। तो परिवहन क्या करता है, अर्थव्यवस्था के गतिविधि को बनाए रखता है। देश में जब कोरोना लगा था उस समय जब पूरा गाड़ी बंद हो गया था तो देश का इनकम घटने लगा था, क्यों, उसी परिवहन से तो फायदा होती है। कल हम लोग बात कर रहे थे, 1 रुपया का पेंसिल भी लेते हैं उसमें भी सरकार को टैक्स जाती है। और टैक्स कब जाएगा, जब सामान मार्केट तक आएगा। और मार्केट तक कौन लाएगा, परिवहन, यानी कि ढोने वाला, गाड़ी हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, जहाज हो, ये सारी चीजें लाएंगी। तो वहां पर मार्केट को चलाना, मार्केट में मुद्रा का जो विनिमय होता है वह भी इन्हीं परिवहन के सहयोग से ही होता है, संचार के सहयोग से ही होता है। समझ में आया ना। तो ये चीजें, तो यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए हमारे लिए, तो सबसे पहले और उसके बाद मतलब हाथ में पड़ता हूँ। हाँ, सिंपल सा बात है। तो देखो अब लिख लोगे ना आराम से, सब लिखेंगे क्या क्या। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार की महत्ता में पहला पॉइंट दे देना भैया कि सबसे पहले समय की बचत होती है कि नहीं। यहाँ से पूर्णिया जाना है 1 घंटा में चले जाते, गाड़ी है तब ना, पैदल जाते 2 दिन लग जाता। तो पहला हो गया समय का बचत। दूसरा क्या हो गया सर, परिवहन और संचार की महत्ता में कोई भी सामान आसानी से हमें मिल जाता है, घर तक सामान पहुंचाने आता है, किसके कारण, परिवहन और संचार के कारण ही, ठीक है। तीसरा कारण सर, घर बैठे किसी भी चीज को ऑर्डर करते तो घर आता है कि नहीं, आता है सर। स्वास्थ्य की सुविधा यानी डॉक्टरी इलाज आसानी से हो जाती है परिवहन और संचार के माध्यम से। एक फोन लगाती है मैडम, उधर से सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस पहुंच जाता है, फिर इधर से बैठते हैं उसमें चल जाते हैं। तो दोनों काम हो गया, संचार का भी और परिवहन का भी। एकदम उदाहरण लिख देना, इन्हें शर्माना की लिखेंगे, एम्बुलेंस वाली बात लिख सकते हैं, ठीक है। टीचर देखेगा तो कहेगा बच्चा समझदार है। तो यहाँ हो गया। और उसके बाद जीवन से लेकर के जब से जन्म होता है तब से मृत्यु तक में तुम देख लो कहाँ कहाँ तुमको संचार और परिवहन दोनों का उपयोग होता है कि नहीं, कोई दिक्कत, यही चीज है। और इससे हमारे जीवन को क्या होता है, और आरामदायक बनाया जाता है, हमें थोड़ा सा सुविधा मिलती है, हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन को 4-5 पॉइंट में तुम लोग बना के लिख सकते हो। अब तो 29 नंबर क्वेश्चन, इसको तो इससे आसान तो कुछ है नहीं। सुनामी किसे कहते हैं सर, समुद्र के अंदर जब भूकंप आ जाए तो वही तो सुनामी कहलाता है। और तो इतना ही लिखेंगे तो फटाक से एक समुद्र बना देंगे, हिंद महासागर, और उसके नीचे एक तलहटी बना देंगे, ठीक है ना। और उसमें भूकंप में दिखा देंगे क्रैक किया हुआ धरती, यानी डिजाइनिंग करने में पीछे मत हटना, ठीक है ना। इसको दिखाएंगे एक नक्शा के द्वारा, उसके बाद लिख देंगे पॉइंट नंबर 1, सुनामी समुद्र के तलहटी में, समुद्र के तल में यदि भूकंप आ जाए तो सुनामी आता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सुनामी के कारण समुद्र किनारे रहने वाले लोगों का आवास उजड़ जाता है, घर उजड़ जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तीसरा कारण, जो गरीब मछुआरे होते हैं जो समुद्र में मछली मारते हैं, यदि उसको पता नहीं होता है सुनामी का तो उसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। 4-5 पॉइंट लिख देना और समझ में आ जाएगा। 10 से 15 फीट ऊंचा पानी होता है जो कि पूरा तबाही मचा के रख देता है। तो इस तरह से पूछा, सुनामी फिगर भी बनाए
5 पॉइंट भी डाल दिए, नंबर देगा कि नहीं देगा, जरूर देगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाढ़ को नियंत्रित करने के किन्हीं 2 उपाय पर वर्णन करें। सर सबसे पहले बाढ़ को नियंत्रित करने का आसान सा उपाय है कि आप यानी सरकार को ये करनी चाहिए, पक्की नहरों का निर्माण करना चाहिए, है ना। हर गांव तक पक्की नहरों का निर्माण होना चाहिए। पक्की नहर होगा तो फायदा क्या होगा भैया, उसका बांध नहीं टूटेगा, है ना। सरकार तो तेज है, पॉलिटिक्स पार्टी सब, उसको तो लूटना है। वो यदि पक्की नहर बना देगा तो काम तो बचेगा नहीं, तब तो हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। अभी है क्या, कच्ची नहर बनाता है तो उसमें आर्थिक विकास होते रहता है, फंड लाता है, नहर साफ करवाता है, फिर फंड आता है, नहर साफ करवाता है, 100 रुपया आता है, 50 रुपया मार के खा जाता है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बाढ़ को नियंत्रित करने का सर पहला उपाय कि सरकार को नदियों पर बांध बनाना तो चाहिए ही चाहिए, 1 नंबर। दूसरा कि छोटी छोटी पक्की नहरें बनाना चाहिए। तीसरा, चैनलों का निर्माण करना चाहिए, छोटी चैनल। चैनल किससे निकलता है, नहर से। नहर किससे निकलता है, नदी से। इससे क्या होगा, आसानी से पानी का निकास हो जाएगा, क्योंकि नदी में प्रेशर पानी का बढ़ता है तब ना बांध टूटता है। प्रेशर को कम करने के लिए क्या करेंगे, नहर बनाएंगे, चैनल बनाएंगे, ताकि पानी सब जगह निकल जाएगा। अब पक्की चैनल, पक्की नहरें होंगी तो लोगों को जाती बाढ़ नहीं आएगा, तो बांध नहीं टूटेगा कहीं भी। तो पहला कारण हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा सर, नदियों का, पक्की नहरों का निर्माण, बांध बनाने का काम, है ना। तटबंध नदी के किनारों को मजबूत करने का काम होना चाहिए, है ना। जैसे नहर के किनारे हर जगह देखो, जहां भी पुल है नहर के पास, लगता है अब टूटेगा कि कब टूटेगा, है ना। पानी जब मारता है वहां पर घूमते हुए तो मिट्टी वहां खत्म हो जाता है, तो उसको पक्कीकरण करवा देना चाहिए। जहां भी पुल है वहां पर कम से कम, जैसे फाटक के पास है, 10 कदम 20 कदम आगे तक पक्कीकरण करवा देना चाहिए दोनों साइड से, ताकि वहां पर मिट्टी ना कटे। तो ये सब उपाय भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि अकल है तो नहर बना देना, एक पुल बना देना, उसके साइड लिख देना ईट, पक्का ईट वाला पिक्चर बना देना डिजाइन से, दीवार बनाने का अकल हो तो ये चीजें कर सकते हो। तो बाढ़ को नियंत्रित करने का 2 उपाय समझ में आ गया। पहला, नदियों पे बांध बनाना, नदी के किनारों को मजबूत करना, है ना, दोनों साइडों को। उसके बाद पक्की नहरों का निर्माण करवाना, चैनलों का निर्माण करवाना, ताकि पानी के दबाव को कम किया जा सके। कहानी खत्म हो गई, ठीक है, लिख दोगे आराम से। प्राकृतिक आपदा में संचार के माध्यमों की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। सबसे पहले प्राकृतिक आपदा क्या होता है भैया, प्रकृति के द्वारा जब सर आपदा आ जाए तो वही प्राकृतिक आपदा कहलाता है। उदाहरण में लिख देंगे जैसे सुनामी, ठीक है। और थोड़ा सा आर्टिस्ट लड़का होगा तो थोड़ा एक नारियल का पेड़ बना देगा, टेढ़ा कर देगा, हवा के कारण उड़ रहा है, झुक रहा है, सुनामी वहां लिख देंगे। या फिर समुद्र बना देंगे, उसमें सुनामी का पिक्चर दिखा देंगे, सुनामी हो गया। उसके बाद चक्रवात हो गया, उसके बाद क्या, बाढ़ हो गया। 3-4 उदाहरण दे दिए, तो ये हो गया प्राकृतिक आपदा। अब आया संचार के माध्यम की उपयोगिता। एक समय था अररिया जिला में, ठीक है ना, बाढ़ आया था, ठीक है। तो जैसे ही पहुंचे पहला पेट्रोल पंप पे तो पता चला कि बाढ़ आ गया है। जैसे ही पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाए तो ठेंगना भर पानी था। गाड़ी से जैसे ही सड़क पे निकला आदमी तो कमर भर पानी आ गया। उससे आगे जैसे निकला तो छाती भर पानी आ गया। उसके बाद तो मोबाइल का भी नेटवर्क गया, सारा कपड़ा भिजिए गया, सारा चीज भिज गया, बस मोबाइल हाथ में लेकर पकड़े हुए था। ठीक, गाड़ी छोड़ दिए पेट्रोल पंप पे, गाड़ी का हेलमेट चोरी हो गया। आए 10 दिन के बाद जब पानी घटा तो कहने का मतलब क्या हो गया, संचार साधन तो नष्ट हो गया। कहीं पोल गिर गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं टावर काम करना बंद कर दिया। उस कंडीशन में 2-3 चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आता है। प्राकृतिक आपदा का परिभाषा तो दे ही दोगे पहले, उसके बाद क्या लिखोगे सर, सड़क मार्ग खत्म, सड़क तो टूट ही जाता है, रेल मार्ग बंद, क्योंकि पानी में पता चला पटरी के नीचे जो गिट्टी गायब हो गया, मिट्टी गायब हो गया, तो ट्रेन तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो ट्रेन भी बंद हो जाता है। और उसके बाद टेलीफोन लाइन भी टूट गया, तार वाला रहता है सिस्टम, या टावर खराब हो गया, तो बहुत सारी बातें होती है। तो इसको बचाव करने में कठिनाई होता है। तो पहला काम होता है, देखा होगा पुलिस के पास क्या होता है, पुलिस के पास होता है सैटेलाइट फोन। किसका फोन कर सकते हैं, किस चीज का, सैटेलाइट फोन का उपयोग हो सकता है। उतना ही नहीं, रेडियो का भी प्रयोग करते, इसलिए कहा जाता है घर में एक रेडियो जरूर रखना। मोबाइल रखोगे तो मोबाइल में तो टावर रहेगा नहीं, लेकिन रेडियो रखोगे तो रेडियो पकड़ता है, तो रेडियो पे सूचना मिलेगा कि तुम्हारे तरफ, तुम्हारे एरिया की तरफ कोई बचाव कार्य करने के लिए जा रहा है ना। तो कहने का मतलब हो गया, सबसे पहले परिभाषा दिए प्राकृतिक आपदा का, जैसे हम उदाहरण भी दे दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसकी उपयोगिता। किसकी उपयोगिता, संचार माध्यम की उपयोगिता। नंबर 1,
घरों में रेडियो का होना आवश्यक है। नंबर 2, हेम रेडियो का होना आवश्यक है। नंबर 3, सैटेलाइट फोन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं बात करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट बता दिए। ये सब क्या है? वैकल्पिक स्रोत है। सैटेलाइट फोन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और इस तरह से हम लोग बात का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा में संचार के माध्यम की उपयोगिता हो गया। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट लिखे। सबसे पहले परिभाषा दिया प्राकृतिक आपदा का, उसके बाद एग्जाम्पल दिया उसका, मन हुआ तो पिक्चर ड्रॉ कर दिया। रफ स्केच में ड्रॉ करना है, पेंसिल रखना हाथ में, ठीक है ना, ताकि टीचर को लगे। कुछ गोजियो दिया ना, लिख देना सुनामी, बगल में बाढ़ आ रहा है तो पानी वाला दिखाइए दोगे, थोड़ा सा कार्टून वार्टून बना देना उसमें कि जो बाढ़ में डूब रहा है आदमी, कहीं पे गेंद दिखा देना, कहीं डब्बा दिखा देना चल रहा है बह रहा है पानी में, एरो दिखा देना पानी किधर बह रहा है, बाढ़ दिखा दिए। मतलब कि कॉपी को थोड़ा सा ना डिजाइनदार बना देना है। और उसके बाद फुल नहीं बनाना है, जो पूछ रहा है उसके रिलेटेड, ताकि देखो टीचर को लगे कि नहीं स्टूडेंट में कुछ ना कुछ तो है क्वालिटी। उसके बाद तो हम लोग लिख देंगे उपयोगिता संचार के माध्यम का, हेम रेडियो, उसके बाद सैटेलाइट फोन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। सरकार कोई आएगा उधर से हेलीकॉप्टर से और पैकेट गिराएगा, है ना, तो ये चीजें पैकेट जो भी गिरा। आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या प्रथम उपचार होनी चाहिए? तो ठीक है, सिंपल सा बात है बउआ। जब आग से किसी भी व्यक्ति का शरीर जल जाए तो उसको क्या करना चाहिए, या फिर कोई आग में फंसा हुआ है, सबसे पहला काम है उसको आग से बाहर निकालना। क्या करना? से बाहर निकालना। आग से बाहर निकालना। तो सबसे पहली बात, आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? 2 अंक का सवाल है, ठीक है, और इसका जो आंसर दिया हुआ है वो मेरे समझ से बाहर है। तो सिंपल सा है लिखना, आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए नंबर 1 सबसे पहले तो उसको आग से निकालना चाहिए, आग में यदि जल गया है तो। नंबर 2 क्या करना चाहिए भैया? तो जरा जले हुए जगह पर हम लोग एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, पानी का उपयोग एकदम नहीं करने का, ठीक है। और क्या बताए, आलू को पीस करके वो भी डाल सकते हैं, उससे भी ठंडापन आता है तो वो भी उपयोग कर सकते हैं। तुरंत किए तो बच जाओगे, है ना। तीसरा चीज, यदि आयुर्वेदिक पेस्ट है तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 पॉइंट तो हो गया, है ना। पानी में नहीं डालने का है, बर्नॉल लगाना है। बर्नॉल क्या है? बर्नॉल एक क्रीम आती है जले हुए जगह पर लगाने वाला, तो हम बर्नॉल रखना चाहिए घर में, हम भी रखे हुए हैं घर में, है ना। तो ये चीज बर्फ से नहीं सहलाना चाहिए, ठीक, नहीं तो हो सकता है प्रॉब्लम बढ़ जाए। बर्फ से कहाँ सहलाना चाहिए? जब चोट लग गया है तो वहां पर दर्द को कम करने के लिए हम बर्फ से सहला सकते हैं, लेकिन जले हुए जगह पर उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो उदाहरण क्लियर हो गया ना कि पहला काम क्या करेंगे, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं सर। दूसरा काम क्या करेंगे, आलू को पीस करके लगा सकते हैं, उसका पेस्ट बना करके, उससे ठंडापन आएगा। इस तरह से तुम डिटेल्स में लिख देना, मन हो तो 2-3 पॉइंट, ताकि टीचर को लगे कि बच्चा लिखा है, ठीक है। शॉर्टकट मत मारना, ठीक है ना, तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। तीसरा नंबर क्या लिख दोगे? बर्नॉल क्रीम का उपयोग करेंगे, ठीक है, आग से बचाने के लिए। और कौन सा आता है? बर्न क्रीम आता है कोई, तो वो सब चीजें कर सकते हैं। तो कहानी यहाँ खत्म हो गई तत्काल के लिए, इलाज के लिए। उसके बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए हमें, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो देखते हैं इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान, ठीक है। इस इतिहास को कंप्लीट करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान, ठीक है ना। इटली देख लो, वहां पर भी क्या था? राजाओं का शासन था। कैसा शासन था? राजाओं का शासन था। 1830 में फ्रांस के क्रांति हुई थी, पता है ना, 1830 और 1848 में बताए थे ना। तो 1830 और 1848 में तो अगल बगल वाला देश बेवकूफ तो है नहीं, वह देखा जब फ्रांस में क्रांति हो रहा है तो हम क्यों ना करें, इसीलिए इटली में भी क्रांति हुआ था, ठीक है ना। तो मेजिनी ने क्या किया था? उत्तरी और मध्य इटली के लोगों को एकत्रित किया था, एकजुट किया था। जैसे गांधी जी ने पूरे भारत में घूम के करके भ्रमण किया, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, उसी तरह से मेजिनी इटली में किया, ठीक है। किसको देख करके? फ्रांस के आंदोलन को देख करके, फ्रांस के क्रांति को देख करके, ठीक। उन्होंने इटली के लोगों को भी एकजुट किया, है ना। लेकिन क्या हो गया भैया? कौन दबा दिया? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। तो मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया के, ठीक है। और कहानी समझ में आ गया। पूछा क्या?
इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान। तो इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान लिखेंगे हेडिंग नंबर 1, मेजिनी ने फ्रांस का देखा देखी करते हुए इटली में भी लोगों को एकजुट करना शुरू किया, ताकि इटली भी एकजुट हो, वहां एक राष्ट्र बने। कैसा राष्ट्र? गणतंत्र या फिर बोलो लोकतंत्र, जहां पर अपना संविधान हो, है ना। गणतंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका अपना संविधान होता है, एक लिखित कानून हो गया। कानून अपना हो तो क्या कहलाएगा? गणतंत्र। लोकतंत्र किसको बोलते हैं? जब हम लोग सरकार को चुने तो वो क्या कहलाया? लोकतंत्र कहलाया। तो मेजिनी चाहते थे कम से कम हमारा देश कैसा बने? गणतंत्र बने, सभी लोगों के लिए समान रूप से कानून हो। ठीक है, यही योगदान था। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? सर्वपड़ोसी देश था कौन सा? ऑस्ट्रिया, और उसका चांसलर था मेटरनिक। वो देखा करे ये तो नेता बन रहा है, कौन? मेजिनी। ठीक है ना। वो क्या किया? इस पर दबाव बनाया और इसको भागने पर मजबूर कर दिया। तो इटली छोड़ करके बेचारा भाग गया, कोशिश तो किया। तो वही योगदान लिखना था। क्या सहयोग किया इटली के लिए? मेजिनी ने। ठीक है, अब देखो दो चीजें याद होगा मेजिनी से, यंग इटली और यंग यूरोप। किसने स्थापना किया था? तो मेजिनी ने किया था। ठीक है ना। 2 साल के अंतर पर, 4 साल के अंतर पर, एक ठो 31 में, एक ठो लगता है 33 या 34 में। ठीक है, याद होगा तो पता होगा तुम लोगों को। तो इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान समझ में आ गया, लिख दोगे आसानी से। ठीक है, अब आगे, या फिर देखो मैप में कैसे बनाओगे। ठीक है, लिखोगे मेजिनी, ठीक है ना, एरो दिखाओगे, इटली का एक छोटा सा मैप बना देना, स्क्वायर बना देना। ठीक है, उसमें लिख देना उत्तरी इटली, बीच में लिख देना मध्य इटली, सबसे नीचे लिख देना दक्षिणी इटली। तो उत्तरी इटली और मध्य इटली के लोगों को, है ना, एरो दिखा करके दिखा देंगे यहाँ के लोगों को एकजुट किया। तो अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाना, दिमाग में लगाना किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं मेजिनी का योगदान। लेकिन क्या हो गया बाद में? ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक था वो क्या किया? इस पर दबाव बनाया और ये बेचारा भाग गया इटली छोड़ करके। तो यही कहानी था इटली के लिए। इसको 1929 में, कब? 1929 में आर्थिक संकट बताए थे। आर्थिक मंदी कब आया था? विश्व आर्थिक मंदी 1929 में। ठीक है, लेनिन के द्वारा लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब आया था? 1921 में। लेकिन पूरे विश्व में नई आर्थिक नीति कब आया था? 1991 में। कब? जब रूस का विघटन हो गया था, जब रूस टूट गया था छोटे छोटे देशों में। तो ये चीजें अब आया 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों पर विवेचना करें। तो 3 कारण क्या क्या था? तो सबसे पहला कारण तो सर यही होगा ना कि कुछ दिन पहले विश्व युद्ध हुआ था। कब? 1914 से 1918 तक। और जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो विकास रुक जाता है ना। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है? विकास रुक जाता है, क्योंकि देश जो है क्या करता है? सारा पैसा लड़ाई में लगा देता है। तो लोग गरीब होते चले जाते हैं ना, लोगों का इनकम घट जाता है, लोग घसते पिसते रहते हैं, प्रगति रुक जाता है, वृद्धि रुक जाता है लोगों का। समझ में आया कुछ? तो पहला कारण समझ में आ गया। 1929 में आर्थिक संकट क्यों आया था? तो युद्ध होने के कारण, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण अर्थव्यवस्था चौपट हो गया था, है ना। लोग गरीब होते गए थे, लोग परेशान हो रहे थे, है ना, लोगों के पास कमी हो रहा था बहुत सारी चीजों का। ये चीजें हो गई। दूसरा क्या हो गया? कृषि में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, है ना। कृषि में किस चीज की समस्या बनी हुई थी? अति उत्पादन की। अति उत्पादन क्या होता था कि